गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, कि ऐसे तंत्र जिसमें एक स्थायी यौगिक बनता है और दो ठोसों के सममांगी मिश्रण को सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। दो टाइप्स के थे सॉलिड सॉल्यूशन, एक सर्वांगसम और एक असर्वांगसम। सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले और असर्वांगसम मतलब नॉन कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले। मतलब ऐसे तंत्र में दो घटक परस्पर अगर रासायनिक संयोग से यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तो एक निश्चित ताप पर अगर वो डिसोसिएट होते हैं तो वो पिघल जाते हैं। तो ऐसे ठोस की द्रव अवस्था और सॉलिड स्टेट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इस टाइप्स के जो सॉल्यूशन होंगे उनको हम अपन हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले या फिर सर्वांगसम गलनांक वाले यौगिक कहते हैं। फिर इनके अंदर अपन ने जो एग्जांपल देखा था कि कॉन्ग्रुएंट जो कंपाउंड वाले जो सिस्टम है कौन कौन से है। पहला एग्जांपल देखा था अपन ने जिंक मैग्नीशियम तंत्र ZnMg सिस्टम्स, ठीक है, जिसके अंदर ये MgZn का होल ट्वाइज एक कॉन्ग्रुएंट कंपाउंड के रूप में एक कंपाउंड का फॉर्मेशंस करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जिसका अंदर अपन ने गलनांक देखा था, मेल्टिंग पॉइंट देखा था, इसका 590 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यौगिक का संगठन इस टेम्परेचर्स के ऊपर Mg होता है जो कि 79% और Zn 21% तक होता है। और इसका अपन ने ग्राफ की बात की थी जिसके अंदर अपन टेम्परेचर और इसके कंपोजिशंस के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट करें तो तीन टाइप्स के अपने को यहाँ पर कर्व दिखने को मिलते हैं, जहाँ पर अपने को भी AC और BE और ACD और BCD कर्व मिलते हैं। और अपन ने अलग अलग कर्व की बात की थी जिसके अंदर पहला अपन ने कर्व AC लिया था, सेकंड वक्र BE की बात की थी, और यहाँ पर अपन ने दो ऐसे बिंदु C तथा E के ऐसे पॉइंट्स की बात की थी जहाँ पर वक्र AC तथा DC बिंदु C पर और वक्र BE तथा DE बिंदु ई पर मिलते हैं। इन बिंदुओं पर कितनी तीन प्रावस्थाएं थी। बाकी जो भी कर्व की बात की थी वहाँ पर केवल दो प्रावस्थाएं ही थी, लेकिन इन दो बिंदुओं के ऊपर जो कि तीन प्रावस्थाएं विद्यमान थी। बिंदु सी पर Zn है जो कि MgZn का होल ट्वाइज जो द्रव प्रावस्था साम्य अवस्था में रहती है, जबकि बिंदु ई पर ठोस Mg और ठोस MgZn का होल ट्वाइज जो कि द्रव अवस्था में साम्य अवस्था में थी। अब अपन बात करते हैं, बाद में अपन ने बात की थी बिंदु डी की। यहाँ पे बिंदु डी पर एक अचर बिंदु था, ठीक है, क्योंकि इस बिंदु पर यौगिक बनता है तथा यहाँ ठोस MgZn का होल ट्वाइज तथा द्रव MgZn का होल ट्वाइज है, जो मतलब लिक्विड अवस्था यौगिक की लिक्विड अवस्था और ठोस अवस्था दोनों ही साम्य अवस्थाएं में थी, ठीक है। इस प्रकार बिंदु डी पर इन ठोस व द्रव दोनों प्रावस्थाओं का संगठन एक सा था, ठीक है। अतः इस स्थिति में द्विघटक तंत्र एक घटक तंत्र हो जाता है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक था शीतलन वक्र। आज का हमारा टॉपिक है शीतलन वक्र। देखते स्टार्ट करते हैं कि जब किसी बिंदु ए या एक्स द्वारा प्रदर्शित संगठन वाले गलित को, ठीक है, द्रव मिश्रण था को ठंडा किया जाता है तो ताप रेखा ए बी या एक्स वाई के सहारे या अनुसार या बी वाई तक घटता जाएगा, ठीक है। बिंदु बी या वाई पर ठोस यौगिक MgZn का होल ट्वाइज द्रव मिश्रण MEH ठीक में से पृथक होना प्रारंभ करता है। इस साम्य तंत्र में दो प्रावस्थाएं हो जाती हैं, अतः तंत्र क्या होगा, एक चर होता है। बी या वाई के बाद ताप कम करने पर वक्र BC या YC के सारे ठंडा हो जाएगा। अब बी और वाई के पॉइंट की बात करते हैं, ग्राफ के अंदर अपन देखें अगर, ठीक है, तो बी और वाई स्मॉल बी और वाई अपन देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर इसके बाद में अगर अपन ग्राफ के अंदर इसको ठंडा करें, ठीक है, तो YC के सारे ये ठंडा होता जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर बी या वाई के बाद में ताप कम करने पर ये BC या YC के सारे ठंडा हो जाएगा तथा बिंदु C पर द्रव में से ठोस Zn पृथक हो जाएगा, ठीक है, अर्थात एक प्रावस्था बनती है। इस प्रकार बिंदु C पर तीन प्रावस्थाएं कौन कौन सी होगी देखते हैं। एक तो ठोस Zn, एक ठोस MgZn का होल ट्वाइज और एक द्रव MgZn का होल ट्वाइज साम्य अवस्था में होती हैं, अतः बिंदु C भी क्या होगा, अचर होगा। इसके बाद तापमान और कम करने पर
मतलब और टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करें तो इन तीन प्रावस्थाओं में उपस्थित होने के कारण ना तो तापमान कम होता है और ना ही संगठन बदलता है। ठीक है, मतलब अगर इसके बाद में अगर अपन टेम्परेचर और भी डिक्रीज करना करें, ठीक है, तो तापमान कम करने पर इस तीन प्रावस्थाओं के उपस्थित होने के कारण ना तो तापमान कम होता है और ना ही संगठन बदलता है। मतलब इन इन इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर और कंपोजिशन दोनों ही फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर अपन ने एक्सटर्नली भी टेम्परेचर कम दे, ठीक है, तो सिस्टम्स का जो टेम्परेचर होगा वो कम नहीं होगा। ठीक है, और टेम्परेचर अगर कम नहीं होगा और कंपोजिशन में अगर चेंज नहीं आएगा, तो जो ये तीन प्रावस्था हैं वो साम्य अवस्था में रहेगी। नेक्स्ट अपना है असर्वांगसम गलनांक वाले यौगिक का बनना। पहले अपन ने सर्वांगसम गलनांक वाले यौगिक कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड्स की बात की थी। अब अपन बात करते हैं सर्वांगसम गलनांक वाले नॉन कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट्स कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे तंत्र जिसमें दो घटक मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, जो गर्म करने पर सर्वांगसम गलनांक वाले के बजाय विघटित होकर कई ठोस अवस्था व द्रव बनाते हैं। सर्वांगसम गलनांक वाले में क्या था कि जो यौगिक था दो ठोस आपस में मिलकर एक रासायनिक यौगिक बना रहे थे। उस रासायनिक यौगिक को अगर अपन गर्म करते या विघटित करते, ये ठीक है, या फिर उसके अगर टेम्परेचर कम करते तो वो उसकी द्रव अवस्था में बदल रहा था। ठीक है, तो ठोस की अवस्था और ठोस की द्रव अवस्था दोनों साम्य अवस्था में थी, मतलब दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी। दोनों की प्रॉपर्टीज के अंदर, दोनों के गुणधर्म के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन अगर असर्वांगसम गलनांक वाले यौगिक की बात करें, ठीक है, तो अगर इनको गर्म करें और ये विघटित होते हैं तो कई प्रकार के ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था में विघटित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एक नई प्रावस्थाओं का जन्म होता है इससे। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी समान नहीं होती। वह द्रव प्रावस्था का संगठन ठोस प्रावस्था से अलग होता है, जबकि वहाँ पर ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का जो संगठन था, दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी वो लगभग सेम थी। ठीक है, लेकिन असर्वांगसम में अगर अपन विघटित करके द्रव अवस्था बनती हैं तो क्या होगा, उनकी दोनों प्रावस्थाओं के जो गुणधर्म होंगे, दोनों की जो कंपोजिशंस होगी वो चेंज होती हैं। ऐसे पदार्थ असर्वांगसम गलनांक इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के रखते हैं। पदार्थ के विघटन को संक्रमण अभिक्रिया या परिक्रांतिक अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थ के विघटन को संक्रमण अभिक्रिया या परिक्रांतिक अभिक्रिया कहते हैं। इस समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक सॉलिड है वो अगर इक्विलिब्रियम में है, एक तो दूसरा सॉलिड बनाएगा और उसी ठोस की और उसी सॉलिड की क्या बनेगा, एक लिक्विड स्टेट बनाता है या फिर नया ठोस का फॉर्मेशन करता है। असर्वांगसम गलनांक को संक्रमण ताप या परिक्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में तीन प्रावस्थाएं, ठीक है, दो तो ठोस और एक द्रव, ठीक, ऊपर देख सकते हैं दो सॉलिड है और एक लिक्विड है, ठीक, उपस्थित है। अतः तंत्र क्या होगा, अचर होगा। चूंकि तंत्र का ताप स्थिर है, अतः सभी प्रावस्थाओं में ताप व संगठन भी स्थिर होंगे। ठीक है, कि तंत्र का ताप अगर स्थिर होगा तो सभी प्रावस्थाओं में जो टेम्परेचर और कंपोजिशन होगी वो भी फिक्स होता है। अगर अपन इसके अब ग्राफ की बात करें, ठीक है, कंपोजिशन और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस टाइप्स का हमें कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पर ए सी और बी डी और डी सी और एक डी और डी डैश के बीच में एक डॉट डॉट लाइन है। ठीक है, और सी के बाद में केवल सॉलिड बी और सॉलिड ए बी टू टाइप्स बचते हैं। और डी और डी डैश के नीचे, मतलब बी डी के नीचे केवल सॉलिड बी और सॉलिड ए बी टाइप्स बचता है। अपन इसके कर्व की बात करते हैं। ठीक है, मानना कि ए व बी दो घटक है जो संयोग करके क्या बना रहे हैं, ए बी टू यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अपन ने यहाँ पर ए व बी मिलकर के ए बी टू बन एक कंपाउंड बन रहा है कोई भी। ठीक है, सपोज कर लिया है कि बिंदु ए व बी दोनों घटकों के गलनांक हैं। ठीक है, अब ग्राफ के अंदर ये ए बी टू अलग है और ये ए व बी जो ग्राफ के अंदर अपन ने पॉइंट माने हैं वो हैं, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। ठीक है, बिंदु ए व बी दो घटक है, देख लीजिए ये ए और ये बी, ये इनके गलनांक दे रखे हैं अलग अलग। ठीक है, ए और ए बी के।
जबकि बिंदु डी यौगिक Ab2 का असर्वांगसम गलनांक या संक्रमण ताप है। अगर अपन डी की बात करें, ये इसका असर्वांगसम गलनांक बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वक्र एसी व बीडी क्रमशः घटक ए व बी के गलन वक्र हैं, जिसे फ्यूजन कर्व कहते हैं। वक्र एसी व बीडी फ्यूजन कर्व हैं इसके। एसी और बीडी की बात करें, ये इसके फ्यूजन वक्र या गलन वक्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन के वक्र एसी पर घटक ए व द्रव प्रावस्था साम्य में है, जबकि वक्र बीडी पर घटक बी व द्रव प्रावस्था है जो कि साम्य में है। इस प्रकार वक्र सी डी भी यौगिक Ab2 का क्या है, गलन वक्र है। सी डी की बात करें अगर, सी डी ये किसका है, Ab2 जो कंपाउंड बना है ए और बी के आपस में जुड़ने से, ये उसका गलन वक्र है। एसी और बीडी तो उन दोनों का ए और बी का अलग अलग गलन वक्र था, लेकिन अगर अपन सी डी की बात करें यहाँ पर, तो ये जो कंपाउंड बना है दोनों के संयोग से, ठीक है, ये उसका गलन वक्र है। नेक्स्ट देखते हैं कि जबकि वक्र बीडी पर घटक बी द्रव प्रावस्था में, इसी प्रकार सी डी भी यौगिक Ab2 का गलन वक्र है। इस पर Ab2 व द्रव साम्य अवस्था में है। बिंदु डी पर यौगिक Ab2 क्या होता है, विघटित हो जाता है, और विघटित होकर क्या बनाएगा, एक तो बी सॉलिड बनता है और एक लिक्विड अवस्था है जो कि बाहर रिमूव होती है। इस प्रकार बिंदु सी पर ठोस Ab2 तथा द्रव साम्य अवस्था में रहती है। अब बिंदु सी पर कौन कौन से पॉइंट आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे, एक तो सॉलिड है, ठीक है, एक सॉलिड Ab2 जो कंपाउंड बना है और उनकी द्रव अवस्था, ये तीनों साम्य अवस्था में रहेंगे। अतः बिंदु सी क्या है, अचर है। इसको गलन क्रांतिक बिंदु या यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। वक्र सी डी को आगे अगर डी डैश तक बढ़ाया जा सकता है तो सामान्यतः यौगिक Ab2 का सर्वांगसम गलनांक होगा। अपन ने डी और डी डैश के बीच में एक डॉट डॉट की लाइन देखी थी ग्राफ के अंदर, ठीक है। अगर अपन डी को डी डैश तक बढ़ा दें, तो जो वो डी डैश तक जो लाइन बढ़ी है, मतलब इतना जगह चेंज हुआ है कंपोजिशन और टेम्परेचर में, तो ये क्या होगा, ये यौगिक का सर्वांगसम गलनांक होगा। मतलब इस अगर अपन डी को डी डैश तक बढ़ाएं, तो ये क्या होगा, यौगिक Ab2 की सॉलिड अवस्था लिक्विड अवस्था में चेंज होगी, तो दोनों की जो अवस्था है वो समान होगी। ठीक है, मतलब दोनों के जो गुणधर्म होंगे वो समान होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज रहती हैं जो कि इक्वल होती हैं, सर्वांगसम गलनांक है। यह बिंदु निम्नजित बुद्धिस्ट मतलब सबमर्ज्ड मैक्सिमम कहलाता है, क्योंकि ये वास्तव में नहीं पाया जाता है। केवल एक हाइपोथेटिकली अगर अपन ने एक व्याख्या की है कि अगर अपन डी को डी डैश तक बढ़ा दें, ठीक है, तो यौगिक Ab2 का सर्वांगसम गलनांक हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता है, इस क्योंकि ये सबमर्ज्ड मैक्सिमम के रूप में स्थित रहता है। पिक्रिक एसिड, बेंजीन, गोल्ड, एंटीमनी, सोडियम पोटेशियम, सोडियम सल्फेट जल, ठीक, सोडियम सल्फेट और जल, सोडियम क्लोराइड और जल इस प्रकार के तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, अगर अदर अदर एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये पिक्रिक एसिड, बेंजीन, गोल्ड, एंटीमनी, सोडियम पोटेशियम, सोडियम सल्फेट और जल, सोडियम क्लोराइड और जल इस प्रकार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट अपना है सोडियम जल तंत्र NaCl H2O सिस्टम्स की अपन बात करेंगे, जो अपन अपने अगले अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।